स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, भारतीय रेल जिसे हम हमारे देश की लाइफलाइन भी कहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर ये लाइफलाइन एक तरह से इतना डिले हो जाए कि आप कल्पना भी नहीं कर सके। आपने सुन रखा होगा कि 10 घंटे ट्रेन लेट हुई, 11 घंटे लेट हुई, 24 घंटे लेट हुई, लेकिन भारत में एक ऐसी मालगाड़ी थी, एक ऐसी फ्रेट ट्रेन थी जो 3 साल 8 महीने और 7 दिन लेट हुई। यानी कि यह ट्रेन नवंबर 2014 में चली और जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंची वो ये पहुंची 2018 जुलाई में। तो फ्रेंड्स, क्या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमारी ये फ्रेट ट्रेन्स इतना लेट होती हैं? एक तरह से ये फ्रेट ट्रेन्स हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहां जो फ्रेट ट्रेन्स की एवरेज स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा है या 25 किलोमीटर प्रति आवर है। तो क्या ऐसा किया जाए कि इन फ्रेट ट्रेन्स की एफिशिएंसी बेहतर हो पाए, और क्या मेजर चैलेंजेस ऐसे हैं जिनकी वजह से ये फ्रेट ट्रेन्स लगातार एक परेशानी का सबब बनते जा रही हैं? तो डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इन सारी चीजों को। तो पहली बात तो अगर हम जाने कि फ्रेट वॉल्यूम्स डिक्लाइन होना या रेवेन्यू डिक्लाइन होना, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रेवेन्यू जो है फ्रेट ट्रेन्स का वो लगातार कम होता जा रहा है। रेवेन्यू क्यों कम हो रहा है? आप ये देखिए कि 65% टोटल रेवेन्यू है फ्रेट मूवमेंट का भारत की रेल में, लेकिन भारत की जो एवरेज रेल फ्रेट ट्रेन्स की जो एवरेज स्पीड है वो सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिस्कल ईयर 2023-24 में फ्रेट अर्निंग जो थी वो कहीं ना कहीं 1.69 लाख करोड़ पर आ गई 1.79 लाख करोड़ से, यानी कि एक पूरा 6% का डिक्रीज हमने देखा। और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर हम देखें, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की हम बात करें, तो जो फ्रेट ट्रेन्स की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट है वो सिर्फ और सिर्फ 4% है। तो बहुत बड़ा एक कारण जो है कि ये फ्रेट ट्रेन्स, जिनको हम ये मानते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन्स हैं, ये इंजन्स कहीं ना कहीं अब रुकते जा रहे हैं, ये इंजन्स लगातार धीमे होते जा रहे हैं। और ये अगर लगातार ये परेशानी बढ़ती गई तो कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत होगी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी राइज के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो 65% रेवेन्यू ये फ्रेट ट्रेन्स प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन इनकी स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर के हिसाब से है, यानी कि ऑलरेडी हम लोग इसमें रेवेन्यू डिक्लाइन हमारा होता जा रहा है। दूसरी अगर हम बात करें रोड ट्रांसपोर्ट एज एन कॉम्पिटिटर, जहां पहले रोड ट्रांसपोर्ट को या रोड जर्नी को हम ये मानते थे कि नहीं बहुत डिले होगा, बहुत टाइम लगता है, रोड का सफर और रेल के सफर में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, रेल इज द बेस्ट, आराम से अपना लेटते हुए पहुंचो या अपनी जगह पर पहुंचो, टाइमली पहुंचती है ट्रेन। लेकिन दोस्तों, अभी धारणा बदल चुकी है। रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर परफॉर्म कर रहा है रेल ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवेज में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो इतना बेहतरीन है कि जो ट्रैवल टाइम है वो लगातार इसमें कम हो रहा है। और जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद से जो इंटरस्टेट ट्रकिंग और हम बात करें जो ट्रांजिट टाइम है, जो कॉस्ट है, वो भी लगातार कम हो रही है। दूसरा, रोड ट्रांसपोर्ट में एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां पे डोर टू डोर डिलीवरी होती है, यानी कि जो बड़े बड़े अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो डोर टू डोर डिलीवरी को ज्यादा प्रेफर करते हैं और प्रेफर करते हैं कि हम रोड ट्रांसपोर्ट से अपने गुड्स को पहुंचाएं। क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि ये फैक्ट्री गेट से कंज्यूमर गेट तक आपको आपके गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी यहां से डेवलप हो रहा है, क्योंकि रेलवे फ्रेट्स की ऑपरेशंस लगातार कम होते जा रहे हैं, उनकी स्पीड लगातार कम है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसके कारण एक्स्ट्रा प्रेशर रोड ट्रांसपोर्ट पे पड़ रहा है। अब जब ये एक्स्ट्रा प्रेशर रोड ट्रांसपोर्ट पे पड़ रहा है तो हमारे बहुत सारे जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो पूरी पूरी रात ट्रक्स चलाते हैं, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, कई बार जो साथ में गाड़ियां चल रही होती है उनको प्रॉब्लम होती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत में जो फैटेलिटी है रिगार्डिंग टू रोड ट्रैफिक, रोड एक्सीडेंट्स, वो भी बढ़ रही है। तो ऑल्दो ये रोड ट्रांसपोर्ट एक चुनौती तो दे रहा है, लेकिन ये चुनौती कई कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर भार ना पड़े, इसके लिए रेल ट्रांसपोर्ट को अपने फ्रेट मूवमेंट, फ्रेट स्पीड को बढ़ाना होगा, और कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से फ्रेट मूवमेंट हमारी यहां पर डेवलप होना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं लिमिटेड नेटवर्क कैपेसिटी, ये लिमिटेड नेटवर्क कैपेसिटी की वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट हमारे यहां पे बढ़ रही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को लिंक करता है वो
रेल फ्रेट उस पर कर तो क्या, मतलब रेल ट्रैफिक आपने बना तो दिया, लेकिन वो इतना कंजेस्टेड है जिसके कारण फ्रेट ट्रेन में लगातार डिले होता है। और आपको यह भी पता होगा कि हमारे यहां पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक पे चलती है। तो अगर किसी पैसेंजर ट्रेन लेट्स से शताब्दी अगर चल रही है, या मान लीजिए अगर वंदे भारत चल रही है, तो फ्रेट ट्रेन को अलग से थोड़ी देर के लिए रोका जाता है, हॉल्ट करा जाता है। क्यों? क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को पहले क्लियरेंसेस मिलती है, जिसके कारण ये डिले होता है और कॉस्ट एस्केलेट होती है। दूसरा जो टैरिफ स्ट्रक्चर है वो भी कंपैरेटिवली रेल फ्रेट टैरिफ ज्यादा है रोड ऑल्टरनेटिव से, मतलब रोड ट्रैफिक्स या जीएसटी आने के बाद में जो रोड टैरिफ्स है वो बहुत कम हो गए हैं इन कंपैरिजन टू रेल फ्रेट ट्रैफिक। तो इसकी वजह से रेल लेस अट्रैक्टिव बनती जा रही है और कंपनीज जो है वो स्विच कर रही है रोड ट्रांसपोर्ट पे, स्पेशली सीमेंट और स्टील्स को डिलीवर करने के लिए। क्योंकि जब सीमेंट और स्टील रेल के थ्रू डिलीवर होता है तो उसमें एडिशनल सरचार्ज भी पड़ता है, जो उस कॉस्ट को और ज्यादा एस्केलेट करता है और ज्यादा बढ़ाता है। तो यानी कि जो कॉस्ट वहां जहां पहले ये माना जाता था कि रोड कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है, अब ये रोड कॉस्ट जो ज्यादा होती है रेलवे कॉस्ट से, अब ये मिथ गलत साबित होता जा रहा है और रेल कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आगे अगर हम बात करें R&D, किसी भी देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसमें रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही है जो 1% एक्सपेंडिचर पे आपको 5% का रिटर्न देता है। जितना ज्यादा R&D पे खर्चा होगा, रिटर्न उतने ही बेहतर होंगे, प्रोस्पेक्ट्स और इंप्रूव होंगे। अब अगर हम देखें रेलवे एलोकेशन के लिए जो टोटल बजट एलोकेट किया गया था R&D एक्टिविटी के लिए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा एलोकेट किया गया था वो क्या था, किया गया था 72 करोड़ फॉर 2024-25। लेकिन जो एक्चुअल स्पेंडिंग हुई है अगर हम पुराने सालों में देखें तो 22-23 में 107 करोड़ रुपए दिए गए, उसमें से सिर्फ 39 करोड़ एक्चुअली स्पेंड हुए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अगर हम 23-24 की बात करें तो 66 करोड़ एलोकेट हुए और खर्चा सिर्फ 28.34 करोड़ हुआ। तो जितना कम R&D में खर्चा होगा, ऑब्वियस सी बात है उतनी नई चीजें हमें पता नहीं लगेंगी, उतने नए आइडियाज हमारे यहां पर नहीं आ पाएंगे, और जितने कम आइडियाज होंगे तो हम वही कन्वेंशनल सिस्टम से चलते जाएंगे, जिसकी वजह से बाकी देश दुनिया में जो कंपटीशन जो लगातार बढ़ते जा रहा है, भारत उसमें बहुत पीछे रह जाएगा। तो R&D कॉस्ट को भी यहां पर प्रॉपरली जस्टिफाई करने की जरूरत है। फिर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल चैलेंज। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। हम कई बार ये बात बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड फ्रॉम फार्म गेट टू कंज्यूमर गेट, लेकिन यहां पर रेलवेज अपनी कैपेसिटी से बहुत अंडर परफॉर्म काम कर रही है। जैसे मैंने बताया फ्रेट ट्रेन जो है कहीं ना कहीं वो और पैसेंजर ट्रेन सेम ट्रैक यूज करते हैं, जिसकी वजह से डिले होती है, इनएफिशिएंसी होती है। और कोल सेक्टर जिसमें रेलवे सबसे ज्यादा, जिसमें रेलवे से जो कोल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उसमें भी लगातार डिले होता है, टर्न अराउंड टाइम बहुत छोटा है और लोडिंग अनलोडिंग में भी बहुत समय लगता है, जिसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेट होती है और जो नीड होती है कोल की वो टाइमली फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स में भी डिले आती है। तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशनल चैलेंज है। आगे मैं बात करूंगा आपसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस तरह से इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्यों हमारे देश में एसेंशियल है। उससे पहले फ्रेंड्स आप सब मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप इसको QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या आप @shubham_0101 से आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम से जुड़ने पे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो डेली 2:30 PM पर मैं मंडे टू सैटरडे इकोनॉमी करंट अफेयर्स क्लास इस स्टडी IQ UPSC चैनल पर लेता हूं, लेकिन उसका लिंक मैं यहां पर शेयर करता हूं, तो आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के मैं इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। तो अगर आपका प्रीलिम्स 2025 का अटेम्प्ट है तो आप उन 5 क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इवन अगर आपका अटेम्प्ट 2026-27 में भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। साथ साथ में मैं यहां पे मेंस के क्वेश्चंस भी डिस्कस करता हूं विथ टाइम। तो आप इस चैनल से जरूर जुड़िए और इकोनॉमी के रीसेंट अपडेट्स क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप स्कैन कर सकते हैं, साथ साथ में आप फाइंड भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो है ये हमारी इस प्रॉब्लम के एक बहुत बड़े सोल्यूशन है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे दो हैं, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से और ये कनेक्ट होता है खुर्जा तक, यानी कि ये जो मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का वो खुर्जा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो लुधियाना से चल के डांकुनी तक है, यानी कि ये दोनों का मीटिंग पॉइंट जो है वो खुर्जा है। अब अगर हम बात करें कि ये दोनों जो पोर्ट्स कॉरिडोर्स हैं
ये कॉरिडोर्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे ये रेलवे का उद्धार कर सकते हैं। देखिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अभी 102 किलोमीटर का काम होना बाकी है और ये उम्मीद है कि 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। और इसमें जो फ्रेट ट्रेन की स्पीड होगी वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति आवर की होगी, जिससे ओवरऑल जो ट्रांजिट टाइम है सप्लाई का गुड्स एंड सर्विसेज का वो 8 घंटे से 4 घंटे के ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर हम जहां पे 100 किलोमीटर का जो टाइम पीरियड होता है, वो 100 किलोमीटर के टाइम पीरियड को जहां पहले 8 घंटे लगते थे कवर होने में, वो अब यहां पर 4 घंटे में पूरा हो सकता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो सप्लाई करेगा कोल, आयरन, स्टील एंड फर्टिलाइजर। वहीं जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो कार्गो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और ट्रक ऑन ट्रेन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की, तो कहीं ना कहीं जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर इतना ओवर प्रेशर क्रिएटेड है, वहां पर अब ये अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गए तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्रेट रेवेन्यू जो है उसको कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करेंगे, मतलब फ्रेट रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा और जो कंजेशन है वो भी यहां पर कम होगा। साथ साथ में भारत की जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, जिसमें ऑब्जेक्टिव है हमें कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को 15% से 8% तक लेके आना जीडीपी का 2030 तक, वो भी यहां पर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि जितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट आपकी बढ़ती है उतनी ओवरऑल प्राइसेस बढ़ती हैं और जितनी ओवरऑल प्राइस बढ़ेगी उतना ही इकोनॉमी में प्रॉब्लम होगी। तो आप ये समझिए कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत जो हमारा टारगेट है कि उसको 8% ऑफ जीडीपी 2030 तक लाना है, वो भी पॉसिबल हो पाएगा इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की मैं बात करूं तो 90% फ्रेट ट्रैफिक जो है वो इस पर शिफ्ट होगा। लगभग 90 ट्रेन डेली इस पर चलेंगी। इसकी कैपेसिटी लगभग 100 ट्रेनों की है, लेकिन 90 ट्रेन यहां पर डेली चलेंगी। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हम बात करें तो 60 to 70% फ्रेट ट्रैफिक जो है वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पर चलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमने बात करी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितना बड़ा रोल ये प्ले कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी में। लेकिन इनके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है डिले इन कंप्लीशन। अगर हम बात करें, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो तिथि थी, जो डेट थी इनके कंप्लीशन की, वो थी 2017-18 दोनों की। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का कंस्ट्रक्ट पूरा हो चुका है, लेकिन वेस्टर्न में अभी भी समय लगेगा, यानी कि दिसंबर 2025 तक वो पूरा होगा। दूसरी बात, फंड एंड कॉस्ट एस्केलेशन। इनिशियली ये प्रोजेक्टेड था कि 82,000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट इसमें आएगी, लेकिन अब ये लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की हो गई है। यानी कि 82,000 करोड़ की जो कॉस्ट थी वो अब 1 लाख करोड़ के आसपास की हो गई है। तीसरा, कई बार इसमें देखा गया है कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है भारतीय रेल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी लिमिटेड में। यानी कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपसी मनमुटाव या अपनी कहीं ना कहीं बात को रखवाने के लिए इंडियन रेलवे और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी में कभी ना कभी इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि इस वास्तविकता में कोई ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन इस इशू की वजह से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है। साथ साथ में जो ये हम बात करें भोपाल खुर्जा सेक्शन जो है, यहां पर ट्रैक सिग्नल और इन सब की वजह से डिले बहुत ज्यादा होता गया। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से अगर हम बात करें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जो पोर्ट कनेक्टिविटी है, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है। यानी कि ये पोर्ट कनेक्टिविटी बहुत प्रॉपर नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी यहां पर नहीं है, इनएफिशिएंट है ये, जिसकी वजह से अगेन हैंडलिंग चार्जेस, लोडिंग ऑफलोडिंग चार्जेस जो है उसमें कहीं ना कहीं टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी एस्केलेट होगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स। तो अब आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, क्या लगता है आपको कि भारतीय रेल में सच में सुधार होगा या चीजें वैसी की वैसी ही रहेंगी? क्योंकि रेल हमारी बैकबोन है, रेल का सफर या रेल जो है वो हमारे यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या कुछ इंप्रूवमेंट लगेगा या कोई उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आती? आप सब मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, 2025 का यूपीएससी प्रीलिम्स धीरे धीरे अब नजदीक आते जा रहा है और ये साल भी खत्म होते जा रहा है। तो स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है हमारी न्यू ईयर एंड सेल। इस ईयर एंड सेल में, मतलब ये साल खत्म हो रहा है तो ईयर एंड सेल ये हमने शुरू करी है। इसकी फीस जो है वो है 4999 अगर आप प्रीलिम्स 2025 का बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ये बैच हमारा 31 दिसंबर शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है और अगर आप मेरा कूपन कोड इसमें इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। इस बैच में 250 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, 1-to-1 डाउट सेशन, साथ साथ में मेंटरिंग, हर क्लास के बाद क्लास टेस्ट और उसके अलावा ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन का एनालिसिस पूरे भारत भर में लगा सकते हैं। इसमें जो आपको कंटेंट मिलेगा उसमें स्टैटिक,
करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी का प्रॉपर अमालगमेशन होगा उन बुकलेट्स में, मतलब जो बुकलेट्स होंगी उसमें स्टैटिक बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स और आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो सब उसमें कल्मिनेट होंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स सीसैट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सीसैट बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो सीसैट का कोर्स भी इसमें इंक्लूड है। अगर आपका अटेम्प्ट 2026 में है तो आप हमारा P2I फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 750 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, हर क्लास के बाद में आपको आंसर राइटिंग दी जाएगी। टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है प्री और मेंस की। अपार्ट फ्रॉम दैट SIP प्लस बैच जो प्रीलिम्स का है वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर आप कॉलेज में हैं और अपनी प्रिपरेशन 2027 में आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, आप अटेम्प्ट 2027 में देना चाहते हैं लेकिन प्रिपेयर आप कॉलेज के साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस 32,999 है। और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं SBS लाइव, तो आप इन दोनों कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ईयर एंड सेल है, 31 दिसंबर शाम को 6 बजे के बैच के लिए ये है। तो अगर आप सच में ऑफर अवेल करना चाहते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जरूर इन बैचेस को ज्वाइन करिए। और साथ साथ में आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं जो सवाल मैंने आपसे पूछा था। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।